नमस्कार साथियों, मैं आदित्य। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित मूल विधि एवं संविधान पुस्तक को यूपीएसआई परीक्षा के दृष्टिकोण से आसान और सरल भाषा में समझाने के लिए आपके साथ हूं। तो आइए शुरू करते हैं मूल विधि एवं संविधान की इस रोचक यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की। पर रुकिए, इसे किसी भारी भरकम कानूनी किताब की तरह नहीं देखना है। नहीं, हम इसे एक लॉजिकल सिस्टम की तरह समझेंगे जो बहुत ही सिंपल आइडियाज से बना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं और इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि कानून की अपनी दुनिया कैसी है, वो चीजों को कैसे देखता है, शब्दों को क्या मतलब देता है। तो इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। अब देखिए, कोई भी खेल खेलने से पहले उसके नियम, उसकी भाषा समझनी पड़ती है ना? कानून भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसके अपने नियम हैं, अपनी एक अलग ही डिक्शनरी है। तो सबसे पहले बीएनएस के कुछ बेसिक एकदम बुनियादी शब्दों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी शब्द अपराध। अब आम बोलचाल में तो हम अपराध किसी भी गलत काम को कह देते हैं, पर कानून की दुनिया में ऐसा नहीं है। इसकी एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर परिभाषा है, वो ये कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए बीएनएस में सजा लिखी हुई है वो अपराध है। सिंपल, अगर सजा है तो अपराध है। अच्छा, कानून की भाषा में एक बड़ा मजेदार नियम भी है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि कोई लूप होल्स ना ढूंढ पाए, इसलिए इसे बहुत सिंपल रखा गया है। जैसे बीएनएस में अगर कहीं व्यक्ति लिखा है तो उसका मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है और बहुत सारे व्यक्ति भी, और ठीक इसका उल्टा भी। ये छोटा सा रूल है, पर यह पक्का करता है कि बात का गलत मतलब ना निकाला जाए। ठीक है, तो भाषा के कुछ बेसिक रूल्स तो समझ आ गए। अब बारी है इसके किरदारों से मिलने की। कानून आखिर बात किसके बारे में करता है? और हाँ, याद है वो पहला सवाल, उसका जवाब भी यही मिलने वाला है। तो ये रहा जवाब। कानून की नज़रों में एक कंपनी और एक इंसान, दोनों व्यक्ति हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। बीएनएस के लिए व्यक्ति का मतलब सिर्फ हम और आप, यानी जीते जागते इंसान ही नहीं, बल्कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या लोगों का कोई ग्रुप भी हो सकता है। कानून इन सबको एक सिंगल यूनिट की तरह देखता है, जिसके अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज होती हैं। व्यक्ति के अलावा तीन और मेन प्लेयर्स हैं, इन्हें भी समझना जरूरी है। पहला है लोक, जिसका मतलब है कोई भी क्लास या कम्युनिटी। फिर आती है सरकार, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। और आखिर में न्यायाधीश, यानी वो इंसान जिसे कानून ने जजमेंट देने की पावर दी है और वो उस पावर को यूज कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये हैं कहानी के चार मेन कैरेक्टर्स: व्यक्ति, लोक, सरकार और न्यायाधीश। याद रहेगा? ओके, तो कौन वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, हमारे किरदार कौन कौन है। पर अब सवाल आता है कैसे और क्यों का। कोई भी काम आखिर अपराध बनता कैसे है, और सबसे जरूरी बात, इसमें इरादे का क्या रोल है। चलिए इसे समझते हैं। एक शब्द है स्वेच्छा, या जिसे हम वॉलंटरीली कहते हैं। ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है नहीं। ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई काम जानबूझकर किया गया, नहीं। इसका एक और मतलब है कि अगर किसी को पता था कि उसके एक्शन से कुछ बुरा होने की पॉसिबिलिटी है, तब भी कानून मानेगा कि वो काम स्वेच्छा ही किया गया। इरादा और नॉलेज दोनों काउंट होते हैं। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, किसी चोर ने चोरी करने के लिए एक घर में आग लगा दी। अब हो सकता है उसका इरादा किसी को जान से मारने का ना हो, उसे तो बस चोरी करनी थी। पर उसे ये तो पता था ना कि आग लगाने से किसी की मौत हो सकती है। बस कानून की नजर में ये मौत स्वेच्छा ही मानी जाएगी, जानबूझकर की गई। ठीक इसी तरह कब्जा या पोजेशन का मतलब भी वो नहीं है जो हम सोचते हैं। सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज फिजिकली हमारे हाथ में हो। अगर कोई चीज किसी के पति या पत्नी, क्लर्क या सर्वेंट के पास भी है, तो कानून यही मानेगा कि वो चीज उसी पहले व्यक्ति के कब्जे में है। इससे पता चलता है कि कानून जिम्मेदारियों को कितनी गहराई से देखता है। अच्छा, एक और सिचुएशन। मान लीजिए किसी क्राइम में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, तब क्या होगा? यहां कानून दो बातें देखता है। पहली, क्या सबका इरादा एक ही था, कॉमन इंटेंशन? अगर हां, तो हर एक इंसान उस पूरे क्राइम के लिए जिम्मेदार होगा, जैसे उसने अकेले ही सब कुछ किया हो। पर यह भी हो सकता है कि एक ही घटना में अलग अलग लोग अपने अपने एक्शन और इरादे के हिसाब से अलग अलग क्राइम के गुनहगार हों।
तो हमने शब्द समझ लिए, किरदार भी जान लिए और इरादे की इंपॉर्टेंस भी देख ली। लेकिन इन सब से ऊपर एक ऐसा रूल है जो हर परिभाषा, हर सजा, हर चीज को कंट्रोल करता है। इसे हम बीएनएस की मास्टर की कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो कानूनी परिभाषाएं हैं, ये हमेशा पत्थर की लकीर होती हैं? क्या अपराध की परिभाषा हर हाल में एक जैसी ही रहती है? या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां कोई काम देखने में तो अपराध लगे, पर कानून की नज़र में वो अपराध हो ही ना? और इसका जवाब है हां, बिल्कुल हो सकता है। और यही है वो मास्टर रूल। बीएनएस का सेक्शन 3 का साफ साफ कहता है कि इस कोड में लिखी हर एक बात, हर डेफिनेशन, हर सजा, सब कुछ एक चैप्टर के अंडर आएगी, जिसका नाम है साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस। मतलब एक पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ ये बताने के लिए है कि कब कौन सा नियम लागू ही नहीं होगा। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कुछ खास हालात में कोई काम अपराध माना ही नहीं जाएगा, चाहे वो बाहर से कितना भी वैसा क्यों न दिखे। चलिए इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। ये नंबर देखिए, सिर्फ 7। कानून की दुनिया में इस एक छोटे से नंबर की बहुत बहुत बड़ी अहमियत है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक लाइन है, एक बाउंड्री है। और यही है साधारण अपवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। बीएनएस के मुताबिक 7 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। कानून ये बांधकर चलता है कि उस उम्र में बच्चे को सही गलत की समझ होती ही नहीं है, इसलिए उसका किया हुआ कोई भी काम अपराध की डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठता। ये एक एब्सोल्यूट रूल है, कोई इफ्स या बट्स नहीं। और ये प्रिंसिपल सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये कई जगहों पर लागू होता है। जैसे एक जज जब अपना जुडिशियल काम कर रहा है तो उसका कोई भी एक्ट अपराध नहीं हो सकता। या फिर अगर कोई पुलिस ऑफिसर कानूनी तौर पर किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे गलत तरीके से कैद करना नहीं कहा जा सकता। ये सब साधारण अपवाद के ही जरूरी हिस्से हैं। तो हमने देखा कि बीएनएस की भाषा असल में काम कैसे करती है, इसके किरदारों से लेकर इरादों तक, और फिर उस एक मास्टर रूल तक जो सब पर लागू होता है। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि कानून सिर्फ रूल्स की किताब नहीं है ना? ये तो दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद इस कानूनी सोच को देखने का नजरिया कितना बदलेगा?